आज 10 साल हो गए और 10 साल में जो DRI की जो चिट्ठी थी, नजीब शाह की जो चिट्ठी थी, जो उस समय सिन्हा साहब को, सम UN सिन्हा थे कि कौन सिन्हा थे, सेबी के चीफ, उनको चिट्ठी गई थी। उस चिट्ठी पे सेबी ने आज तक पब्लिक डोमेन में कहीं कुछ बताया ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी भी आई थी। ये चिट्ठी आज पता चला है सुरेश के खबर के बाद कि ये चिट्ठी जनवरी 2014 में नजीब शाह ने, जो उस समय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के जो चीफ थे, उन्होंने लिखा था सेबी के चीफ को, मिस्टर सिन्हा को, और उन्होंने कहा था कि आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, आप चूंकि शेयर मार्केट को आप ही कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो उन्होंने कहा था ये देखिए इसमें गलत तरीके से पैसे आ रहे हैं, रूट होके अलग अलग चैनलों से पैसे आ रहे हैं, इसकी जांच कीजिए। तो 2017 तक चांग ने अपने यहाँ जितना भी पूंजी थी उसका 100% निवेश जो है वो क्या कहते हैं अडानी में किया था। और जो गार्जियन की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि $430 मिलियन ये मार्च 2017 तक निवेश चांग साहब 100% कर चुके थे अडानी की कंपनियों में। $430 मिलियन का मतलब हुआ $4300 लाख। चांग चुंग लिंग चाइनीज है, और जो नासिर अली शबान आहिल है, शायद ये अरब मूल के मुस्लिम हैं। ये दोनों जो है 2010 से लेके 14 तक अदानी साहब के 2 नंबर की कमाई जो भारत से थी, जो आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं, वो वहां पे फर्जी कंपनियों में ले जाके डालते रहे। अडानी जी हमारे प्रधान सेवक जी के बहुत ही नजदीकी हैं, बल्कि कहाँ जो है वो दो जिस्म अगर एक जान है मामला हो जाता है, ये भी सब सोच का विषय नहीं रह गया है, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ये भी इस पूरे घोटाले में अदानी का मददगार है। बीपी सिंह एक बहुत बड़े जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, जो तथाकथित अपने रियासत के राजा थे, लेकिन प्रिवी पर्स नहीं मिलता था उनको, इसलिए मैं मानता हूं कि वो जमींदार थे। वो पैदाइशी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, और ठाकुर राजनाथ सिंह पैदाइशी फटीचर घर में पैदा हुए। साल में दूसरी बार अडानी समूह को बड़ा झटका। आपको याद होगा पिछले साल भी हमने कई एपिसोड्स बनाए थे जिसमें कहा था कि अडानी समूह इतना पावरफुल, शक्तिशाली जो है वो शेयर मार्केट की वजह से बना हुआ। उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अचानक बहुत ही गिरावट आई थी अडानी समूह के बिजनेस में। इस बार दूसरी बार झटका लगा है, और अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम मैं आपको सुनाता हूं, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। इसके रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बड़ा झटका अडानी समूह को, बहुत ही तेजी से गिरावट आई है। क्या है पूरा मसला, इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। 2 खास मेहमान लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक रहे हैं और वकील भी हैं, और संजीव पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। 2 खास मेहमान हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये क्या है, कौन कौन लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं, ये संस्था कैसे काम करती है, और क्या इस संस्था की विश्वसनीयता इतनी है कि इनके रिपोर्ट पब्लिश करने से पूरा धड़ाम से फिर अडानी बिजनेस फैमिली समूह पूरा वो नीचे की ओर आ गया है। स्वागत है सर आप दोनों का। सर, जेपी सर जी, संजीव जी, आज मुंबई में आज इंडिया की बैठक हो रही है, इंडिया की विपक्षी दलों की, और वहां जो मार्केट है वो डाउन हो गया है। अडानी समूह डाउन चल रहा है शेयर मार्केट। ये जो मैंने ये OCC जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चला, इसके बारे में दोस्तों को बताइए क्या है मसला, थोड़ा सा ये थोड़ा विस्तार से बताइए। बहुत दिन से अडानी के बिजनेस एम्पायर पे बात नहीं हुई अम्बेडकरनामा पर। जी देखिए, आज की जो सूचना है उस सूचना के अनुसार इंडिया तो बॉम्बे में बैठ ही रहा है, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट सूचना इसमें जो निकल के आ रही है कि नीचे जो शिष्य लोग होते हैं वो कहते हैं चाइना, दूसरी तरफ कहते हैं मुल्ला, लेकिन एक चाइना का शिष्य और एक मुल्ला, दोनों का खुलासा हो गया है कि ये अदानी साहब के पार्टनर है।
और 2010 से जो फाइनेंशियल जो लूट अदानी साहब ने जो मचा रखा है, उसके तो मेजर किरदार हैं, एक चाइनीज है और एक दुबई बेस कोई मुस्लिम है। और ये जो खुलासा हुआ है, जॉर्ज सोरोस जो एक समाज सेवी हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहूदी मूल के हैं, और उन्होंने जो एक संस्था स्थापित करी थी, उस संस्था ने इसका पूरा का पूरा खुलासा किया है, जिसका नाम अभी आपने लिया कि ऑर्गेनाइज क्राइम और रिपोर्टिंग से लेकर जो मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इन्होंने 10 दिन पहले इसकी घोषणा करी थी और कहा था कि हम भारत के एक बहुत बड़े पूंजीपति के घोटालों के खिलाफ हम जल्दी ही बाजार में नया सामान लेके आएंगे, नई सूचना लेके आएंगे। हालांकि अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये सूचना तो पुरानी ही है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बिठा रखा है, जांच कमेटी बिठा रखी है, सेबी जांच कर रही है। लेकिन इस जो खुलासे में 2 नई चीजें आई हैं, और उससे सबसे बड़ा, उस खुलासे के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है सेबी की तरफ, कि सेबी इस पूरे घोटाले में अदानी का मददगार है। देखिए क्या है, सोरोस साहब की जो ये रिपोर्टिंग है, जो उनकी संस्था ने जो रिपोर्ट प्रकाशित करी है, जो गार्जियन से लेके फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों के कोलैबोरेशन के साथ जो ये हुआ है, उसमें ये उन्होंने बताया है कि 2010 में अदानी के भाई विनोद अदानी ने कई कंपनियां मॉरिशस और अलग अलग देशों में स्थापित करी। उसके स्थापना में ये जो 2 लोग थे, उनकी इंपॉर्टेंट रोल था, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा। एक नाम है अली शबान आहिली एंड चांग चुंग लिंग चाइनीज है, और जो नासिर अली शबान आहिल है, शायद ये अरब मूल के मुस्लिम हैं। ये दोनों जो है 2010 से लेके 14 तक अदानी साहब की 2 नंबर की कमाई जो भारत से थी, जो आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं, वो वहां पे फर्जी कंपनियों में ले जाके डालते रहे, और फिर वही कंपनियों के पैसे रूट होके इंडिया में अदानी के शेयर में, जो अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, वो शेयर खरीदते रहे। ये दोनों लोग खरीदते रहे। तो इससे क्या हुआ कि अदानी के शेयर हाई होते गए। पैसा अदानी का ही लग रहा था, पैसा 2 नंबर का हो रहा था, जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके अलग अलग मुल्कों में जा रहा था, और वहां से वो पैसा रूट होके वापस इंडिया में आ रहा था, और अदानी के शेयर चढ़ रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ ये हुई कि कोई भी कंपनी का जो शेयर होता है, वो मार्केट के लिए, ओपन मार्केट के लिए 25% अवेलेबल होना चाहिए। 75% उसके मालिक, प्रमोटर्स और अलग अलग कंपनियों में जो जुड़े हुए लोग होते हैं, 75% अपने पास रखें। 25% फिर भी सेबी के नियमों के अनुसार और भारत सरकार के नियमों के अनुसार वो ओपन ट्रेड में आम पब्लिक के लिए होना चाहिए। लेकिन उस 25% में भी जो 8 से 10% हिस्सेदारी थी, ये दोनों की थी, एक चाइनीज साहब की थी और एक वो अरब मूल वाले साहब की थी, और उन्होंने वो ओपन मार्केट में के भी शेयर उठा लिए, और उससे शेयर और प्राइस हाई चला गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2013 में, उस समय इन्फोर्समेंट डेमोक्रेट के जो भी डायरेक्टर होंगे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सेबी के, एक सिन्हा साहब थे उस समय चीफ, कि ये घपला हो रहा है, अदानी साहब कर रहे हैं ये घपला। वो चिट्ठी गई, सेबी ने उस पर जांच भी शुरू करी कि ये घपला हो रहा है। सेबी भी अलर्ट हो गया कि ऑफशोर मॉरिशस के थ्रू पैसा रूट हो रहा है, 2 नंबर का पैसा है, ब्लैक मनी है। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि अदानी साहब कितने पावरफुल हो गए। सेबी भी चुप हो गया, सारे चुप हो गए। सेबी ने वो आज तक आवाज तक नहीं निकाली कि ईडी की चिट्ठी पर उन्होंने कार्रवाई क्या करी, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने चिट्ठी करी। आज ईडी पूरे देश में उछल उछल के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, विपक्षी नेताओं को अरेस्ट कर रहा है, छापे मार रहे हैं। लेकिन ईडी के जो अभी वर्तमान चीफ साहब हैं, उनको जो 2013 में जो एक चिट्ठी लिखी गई थी अदानी साहब को लेकर, वो चिट्ठी की कोई याद नहीं है, कहाँ लिखी, किसने लिखी, सेबी को क्या लिखा। तो मोटा मोटी घपला ये है कि अदानी साहब जो हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े पैरोकार हैं, हिंदुत्व के जो एक इंपॉर्टेंट सरकार है उसके बहुत बड़े मददगार हैं, लेकिन उनका जो मेजर ट्रेड है एक मुस्लिम के साथ है, जो अरबी मुल्क का है, और उस चाइनीज नागरिक के साथ है जो हमारे यहाँ लद्दाख में घुसा हुआ है, और लद्दाख में घुस के हमारे इलाके को भी कब्जा कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई घुसा ही नहीं,
और अब समझ में आ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं भाई कि चाइनीज घुस गए हमारे इलाके में। अरे भाई, अदानी साहब के पार्टनर ही वो सब भारत के दुश्मन है। जो एक चाइनीज नागरिक है अदानी का पार्टनर। अब अदानी की कंपनी में चाइनीज लोग अगर दाएं बाएं करके ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए राष्ट्रीय हित कहां प्राइमरी रह गया। चाइना ने तो इनको नंगा कर रखा है, इनको बता रखा है कि कितने राष्ट्रवादी हैं। तो ये पूरा का पूरा सोरोस साहब का जो आज उनकी जो संस्था के जो खुलासा हुआ है, जिसको द गार्जियन जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है और फाइनेंशियल टाइम्स दोनों ने इसका जबरदस्त खुलासा किया है। अदानी साहब सफाई पे सफाई दे रहे हैं। और इंपॉर्टेंट सवाल अब सेबी पे भी उठ गया है कि सेबी आखिर टाइम क्यों लगातार सुप्रीम कोर्ट से ले रहा है, क्योंकि सेबी में भी अदानी के समधी साहब इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो क्या वो चिट्ठी को दबाने में अदानी के समधी का भी रोल है और सेबी क्या बचा रहा है, ये सवाल आज के खुलासे के बाद सामने आ चुका है। सर जेपी सर कह रहे हैं कि दबाने के लिए जो है, तो ये तो दबा दवाई का खेल तो स्कूल से लेके और सेबी तक, राज सत्ता तक, ओपोजिशन तक, सब जगह दबा दबाई का खेल चल रहा है जी। देखिए सर, ये हमेशा से होता रहा है, देखा जाता रहा है, कहा जाता रहा है। पर्दे के पीछे भी है, पर्दे के सामने भी है कि मुंसिफ और मुजरिम दोनों एक हैं। बेवकूफ जनता बन रही है। अब उसी तरह जैसे जुआ आप खेल रहे हो और जो है जुआ खिलाने वाला और जो खेलने वालों में से एक या दो लोग या तीन लोग एक आदमी को टारगेट करके अगर खिलाने वाले के साथ ही मिल जाएं और अपने भी हारें और अगले को भी हरवाएं और बाद में अपना हारने वाला पैसा उससे वापस ले लें और हरवाने वाले के पैसे में से बंदर बांट कर लें, ये वो खेल हो गया है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए हम आप और संजीव पांडे हैं, आप जुआ खिलवा रहे हैं, हम आपके साथ हो गए, संजीव पांडे अलग है, अब हम भी हार रहे हैं, संजीव पांडे भी हार रहे हैं। अब वहां से निकले कह रहे यार आज किस्मत ठीक नहीं थी। उसके बाद जब लौट करके आप चले गए और हम लौट करके 2-4 घंटे बाद आए तो जो हमने पैसा हारा था वो पैसा हमने पूरा वापस ले लिया, प्लस जो संजीव पांडे का दोनों लोगों ने मिलकर जो लूटा था उसमें से आधा आधा बांट लिया या 60-40 बांट लिया। तो ये वो मामला है सर। अब आप ये बताइए कि चूंकि अडानी जी हमारे प्रधान सेवक जी के बहुत ही नजदीकी हैं, बल्कि कहाँ जो है वो दो जिस्म अगर एक जान है मामला हो जाता है, ये भी सब सोच का विषय नहीं रह गया है, सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है जी। अब अपना शेयर, आपका शेयर बाजार में गिरने लगे, आप उसको जो है अपने ही पैसे से खरीदवाने लगे, तो चूंकि भारत की कोई कंपनी खरीदती तो तुरंत निशाने पर आ जाती। तो जो है विदेशी कंपनियों से जो है आपके माध्यम से आपका शेयर खरीदने लगे। अब ये अब जो गोदी मीडिया में भी जो पैसा लेकर के लोग लिखते हैं, उनसे लिखवाया जाना कि साहब अडानी के शेयर में बड़ा विदेशी निवेश आ रहा है, बड़ा इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, इतने डॉलर इन्वेस्ट हो गए, इतना ये हो गया। तो यहाँ के लोगों को भी लगता है कि अरे अडानी जी का शेयर इतना चल रहा है तो चलो हमको भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा बनाने के लिए। और उनकी जो है वो एसेट भी बढ़ रहा है, उनका जो है साख भी बढ़ रही है, उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है। अब अभी जैसे संजीव भाई ने बड़ा विस्तृत रूप से बताया, तो मैं उसमें एक दो बात और ये जोड़ना चाहता हूं कि अभी सेबी की रिपोर्ट दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उन्होंने कहा कि 24 मामलों में से 22 की हमने जांच पूरी कर ली है। 2 मामलों में अभी हमारे पास सूचना आगलना बाकी है। जो टैक्स हेवन्स जो कहा जाता है कि कर का जो है वो जो स्वर्ग है करों का, वहां से जो है कौन कौन कंपनी ने निवेश किया, क्या निवेश किया। और ये सेबी की रिपोर्ट तब दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में जब सोआरोस साहब ने, जो जार्ज सोरेस हैं या सोआरोस हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि बहुत जल्दी भारत की जो है क्या कहते हैं हम बिजनेस फर्मों के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले हैं, शोध परख रिपोर्ट, जिसमें जो है ये रहेगा कि वो क्या घपला कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। तो चूंकि उन्होंने घोषणा कर दी तो मुझे तो ये लगता है अब लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, या जो पत्रकारिता के हिसाब से न्यूज फॉर नोज है उसके हिसाब से लगता है कि सेबी को लग गया कि हम अभी इसको गोलमाल रखें
क्योंकि अगर हम क्लीन चिट की रिपोर्ट दे देंगे और सवारोज साहब पता नहीं क्या खुलासा कर देंगे, अडानी पर करेंगे या और किसी पर करेंगे, और अगर अडानी पर करेंगे और उसी सब मामले में खुलासा हो गया तो हमारी भद्द पिटेगी। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना कि दो मामलों में कहा गया अभी अभी वो टैक्स हेवन वाली आना, और ये वही टैक्स हेवन वाला ही रिपोर्ट सुआरेस ने किया है कि किस तरह ये विदेशी पैसा मॉरिशस के थ्रू रूट हो रहा है, और जिसमें संजीव भाई ने दो नाम भी बताया, चांग और एक मियाँ जी का। संयुक्त अरब अमीरात जो है उनके अमीर जो है वो क्या कहते हैं अपने, वो भी प्रधान सेवक जी के बहुत दोस्त हैं, और चांग साहब तो पार्टनर ही हैं इनके भाई विनोद अडानी के। और चीन के बारे में ये क्यों चुप्पी साधे हुए हैं ये भी है, चीन का सामान क्यों खरीद रहे हैं ये भी है। तो सवाल है कि इसके पहले जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जो बनाई थी, जो है वो क्या कहते हैं जजों की, जो इनके अकाउंट्स की जांच करने के बारे में था, ऑफशोर कंपनियों के बारे में था, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया था, मई में रिपोर्ट दी थी, जिसको ये अभी तक ढोल पीटते हैं कि हमको क्लीन चिट मिली। हालांकि उसके बाद बहुत लेख लिखे गए जिसमें कहा गया कि इनको क्लीन चिट नहीं मिली अडानी ग्रुप को। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि जो है हम इसको जो है वो हमारे पहुंच में वो सब रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम उसकी जांच करने में अक्षम हैं। तो इस स्वारोस की रिपोर्ट लाने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि आप अगर इंटरनेशनल घपले घोटालों की जांच अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जज साहब की कमेटी से कराना चाहती है, या एक्सपर्ट की तथाकथित कमेटी बनाती है और कराना चाहती है, तो उसमें कभी सत्य निकल के इसलिए सामने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो जो तथाकथित सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तथाकथित जो है घपले घोटाले का जो दस्तावेज हैं, वो आपको मिलेगा नहीं। कौन देगा आपको? आप तो एक नोटिस छपवा देंगे कि जो देना चाहे हमको दे, आपकी पहुंच कैसे होगी? और सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। तो ये मामला उस कमेटी के लिए उसी तरह हो गया जैसे पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने कहा कि सरकार ने हमसे सहयोग नहीं किया, और सरकार ने हमें आज तक नहीं बताया कि पेगासस खरीदा है सरकार ने कि नहीं खरीदा। तो इसलिए हमें कोई सबूत उस तरह के जो है नहीं मिले। उसको जो है सरकार अभी तक ढोल पीटती है कि पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, क्लीन चिट दी, क्लीन चिट दी। अरे जब आपने कैटेगरिकल आज तक यही नहीं बताया कि आपने खरीदा था कि नहीं खरीदा था, तो क्लीन चिट कहाँ से हो गया? तो बात वही है कि ट्विस्ट आप बात कर दिए, और ट्विस्ट करने में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी जो है मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल्की फुल्की रेखा जो है निकल आती है। तो सवाल एक उसी तरह इसमें हो गया कि जो कमेटी बनी थी वो तो फेल हो गई। सुआरेस ने ही अकेले उस कमेटी को फेल कर दिया, और बचा सेबी। तो सेबी ने कहा कि साहब 22 में 2 जो है बचा हुआ जो ऑफशोर कंपनियों वाला, तो वही रिपोर्ट सुआरेस की जो है ये प्रकाशित हुई है। तो सवाल इस बात का है कि आप अपने ही पैसे से अपना शेयर खरीद के मुंहलाल सिंह बने रहिए, कौन आपको रोकता है अगर सरकार आपके साथ है तो? जबकि ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं है। ये जो आप खुला बाजार और ये सब कह रहे हैं, और जो खुली इकोनॉमी है उसकी ये प्रैक्टिस नहीं है, ये करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अब देखने की बात होगी कि अब इसमें जो है सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार तो पहले से मिली भगत है। दूसरी बात, अभी तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी जिसमें इनका खुलासा हुआ था, तो इन्होंने बड़ा थोल तासे के साथ उसको नोटिस दी थी कि हमने नोटिस दिया है, और अगर उसने नोटिस का प्रॉपर जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। कहाँ है मुकदमा? आज तक नेशनल या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने किया, और कोई इसलिए भी नहीं पूछता कि लोगों की याददाश्त जो है वो मानते हैं कि लोगों की याददाश्त कुछ दिन की रहती है, जब मामला सुर्खियों से बाहर चला जाता है तो लोग इसको भूल जाते हैं। तो वो मुकदमा तो नहीं किया, मुकदमा किए होते तो हिंडनबर्ग ने तो चैलेंज करके कहा था कि आओ हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप मुकदमा करो, ताकि फिर जो है वहीं पे 2-2 हाथ हो जाए। तो इन्होंने तो नहीं किया, तो पचक गए। अब सुआरोस ने रिपोर्ट दे दी है। अच्छा, चूंकि सुआरोस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी संस्था है जिसका नाम बड़ा लंबा सा आपने बताया, वो समय समय पर इस तरह के कारनामे तमाम देशों के बारे में करता रहा है, तो उसमें जो देश जो प्रभावित होते हैं, जो वहां की कंपनियां प्रभावित होती हैं, उसमें आजकल सीधा आरोप है। अब आरोप यही है कि जैसे मैं इलाहाबाद का बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट माना जाता था, तो मेरा इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं था। मेरा इन्वेस्टिगेशन एक लाइन का था कि मैं ईमानदार था और मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं होता था।
इसलिए जितने भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हमारी है 99.999% हमारी मेज पे खुद चल के आती थी। मैं कहीं ज्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ सपने में थोड़ी दिखाई पड़ रहा था कि कहाँ जो है क्या घपले की रिपोर्ट है। पता चला कि वो रिपोर्ट खुद आई। तो अगले से मैं पूछता था कि भाई आप हमारे पास रिपोर्ट क्यों ले आए, तो बोले कि रिपोर्ट हम इसलिए आपके पास लाएंगे, बाकी किसी पत्रकार को देंगे तो खाली आप फोन करेंगे वर्जन लेने के लिए, तो इसमें कुछ न कुछ आपकी हैसियत के अनुसार माल पहुंच जाएगा और खबर कंप्रोमाइज हो जाएगी और मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी किसने दिया है। इसी तरह देखिए कि अरुण शौरी जब इंडियन एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, तो उनके पास फाइलें चल करके आती थी। अरुण शौरी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अरुण शौरी ने बहुत सी जो है उस समय ब्रेकिंग जो है स्टोरी दी थी और सारी फाइल उनके पास खुद चल करके उनकी मेज तक आती थी, वो कहीं नहीं जाती थी। तो बात वही है कि जो है वो जो जो आप अगर अपनी आप छवि उस तरह बना दिया तो सब चीजें चल करके आपके पास स्वयं आने लगती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनके खिलाफ छपती हैं वो कहते थे कि अरे जेपी सिंह वो पैसा लेके छापे होंगे, उनको उनको दूसरी पार्टी ने 2 4 5 लाख रुपया दिया होगा तब जो है वो रिपोर्ट ये रिपोर्ट छपी है। तो और वो क्या कहेगा, अच्छा बताइए। आप जमींदार आदमी हैं, आपको पैसे की क्या जरूरत? नहीं, हमें हमें जरूरत हो या ना हो, हम जमींदार ना भी होते तो जिस तरह है उस तरह हम कंप्रोमाइज नहीं होते। जी लेकिन जो लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं, मतलब हम उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सबको एक ही आखिर दूसरा पक्ष क्या कहेगा, यही कहेगा ना कि अरे ये तो सब पैसा लेके छापी गई है, इसमें कोई दम नहीं है। तो कहीं आप मुकदमा करेंगे, कहीं आप सोचेंगे करेंगे, वकीलों से सलाह ले रहे हैं। तो फिर पूछा कि आपने मुकदमा नहीं किया, बोले अरे कीचड़ में ईंटा फेंकने के बाद जो छिट्टा आता है वो भी तो अपने ऊपर आता है, तो इसलिए जो है चलो उन्होंने छाप दिया, उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आम लोगों का जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उनका में हमारे ऊपर विश्वास है, सरकार का हमारे ऊपर विश्वास है, सरकारी एजेंसियों की हमारे पास क्लीन चिट है। तो मैं कह रहा हूँ कि सुवारेश की रिपोर्टों पर विदेश भर में ये नहीं कह। दूसरी बात, ब्लैकमेल पर भी हमारा नजरिया भाई साहब दूसरा है। इस संदर्भ में ब्लैकमेल का आप कहेंगे ब्लैकमेल कहाँ से आ गया, लोग कहते हैं ना कि अरे ब्लैकमेलर है तो ब्लैकमेलर हो गया, उसने जो हिंडनबर्ग के बारे में कहा गया बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। अभी सुआरेस की रिपोर्ट लाने के बाद एक मार्केट में जो है वो प्लांटेड रिपोर्ट और छपी है अडानी के बारे में कि अडानी की कंपनियों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लाने के बाद कई विदेशी कंपनियों ने हिंडनबर्ग के शॉर्ट सेलिंग वाले शेयर लेकर के बहुत पैसा बनाया। वो सिर्फ इस खबर को डाइल्यूट करने के लिए आई है जो सुआरेस ने जो है कल रात में ब्रेक किया है, जो गार्जियन में फाइनेंशियल टाइम्स में, कि मतलब ये लोग इस तरह करके पैसा कमाते हैं, जी संजीव जी। है ना। जी जी अगर आम जनता के शब्दों में कहा जाए तो ये घोटाला पर घोटाला है, यही बात है। और इसमें से भी सत्ता उद्योग सब मिले हुए हैं, जनता का वोट और जनता का पैसा, यही बात है ना। लेकिन जनता को अभी पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सेबी की अब जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट पे कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि सवाल ये है कि आज 10 साल हो गए और 10 साल में जो डीआरआई की जो चिट्ठी थी, नजीब शाह की जो चिट्ठी थी, जो उस समय सिन्हा साहब को, सम यूएन सिन्हा थे कि कौन सिन्हा थे सेबी के चीफ, उनको चिट्ठी गई थी। उस चिट्ठी पे सेबी ने आज तक पब्लिक डोमेन में कहीं कुछ बताया ही नहीं कि ऐसी कोई चिट्ठी भी आई थी। ये चिट्ठी आज पता चला है सुरेश के खबर के बाद कि ये चिट्ठी जनवरी 2014 में नजीब शाह ने, जो उस समय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के जो चीफ थे, उन्होंने लिखा था सेबी के चीफ को, मिस्टर सिन्हा को, और उन्होंने कहा था कि आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, आप चूंकि शेयर मार्केट को आप ही कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो उन्होंने कहा था ये देखिए इसमें गलत तरीके से पैसे आ रहे हैं, रूट होके अलग अलग चैनलों से पैसे आ रहे हैं, इसकी जांच कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि इसके बावजूद से भी आज तक चुप रहा। और अब जब 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिम्मेवारी लगाई है, तो क्या आपको लगता है कि सेबी बहुत ईमानदारी से रिपोर्ट देगी, या सेबी जो है ऐसी रिपोर्ट दे देगी जिससे अदानी का नुकसान है? सेबी पूरी तरह से इस रिपोर्ट को लीपापोती करने की कोशिश करेगी, और उस लीपापोती के बाद क्या होगा सबको पता है। तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेट जब सारी संस्थाएं जब चरमरा जाए तो फिर अदानी जैसों की लूट की जो है उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। सवाल ये है कि अदानी के लूट में अब ये समझ में आ रहा है कि कितनी बाहरी ताकतें इन्वॉल्व हैं, और हमारा जो संसाधन है
उसको चाइना के साथ मिलकर लुटवाया जा रहा है। चाइना हमारे जमीन पे भी कब्जा कर रहा है। चाइना हमारे देश के संसाधन, चाइनीज लोग हमारे देश के संसाधनों को भी थ्रू मॉरिशस रूट करके अपना पैसा बना रहे हैं, जिस ढंग से एक चीनी नागरिक का नाम आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे सत्ता तंत्र में चाइना की कितनी बड़ी घुसपैठ है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी 2 बार जिनपिंग से मिले हैं और दोनों बार बॉर्डर डिस्प्यूट पे कोई बात ही नहीं हो पा रही है ढंग से। जिनपिंग कुछ कर रहे हैं, अभी जब वहां पे गए थे, क्या कहा जाता है, जोहान्सबर्ग में, तो वहां पे इनकी जिनपिंग से एक मुलाकात हुई। तो जिनपिंग ने के जो विदेश मंत्रालय ने, चाइनीज विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था मिलने के लिए। फटाफट ये घबरा गए, ये डैमेज कंट्रोल में आए इंडियन विदेश मंत्रालय वाले। वो कहते हैं नहीं नहीं जी, वो तो चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट था। चाइना क्या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है? ये ट्रांसपेरेंट आप है ही नहीं। आपका तो नक्शा भी चाइना जारी कर दे रहा है। परसों फिर उसने अपना नक्शा जारी करके अरुणाचल और लद्दाख को अपने एरिया में दिखा दिया। और आज फिर चाइना ने धमकी भरे अंदाज में वहां के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है ये रूटीन प्रैक्टिस है, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। बड़ा डेरोगेटरी लैंग्वेज इंडिया के लिए यूज किया है चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। तो मेरा यह मानना है कि अब समझ में आ रहा है कि आखिर चाइना हम पे हावी क्यों है। हमारे पॉलिटिशियन से लेकर उद्योगपति तक उनके साथ ब्राइब हो चुके हैं, 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं और इससे पूरा का पूरा वो देश हित में बेच रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमने तो सेट कर दिया, विश्व गुरु भारत बन रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ चीखने लगते हैं। और यहाँ पता चला कि यहाँ स्थानीय लेवल पे कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ हो जाएगी, वो तो हिंदुओं को माइनॉरिटी में कर देंगे। ये मुसलमान तो हर जगह हंगामा करते हैं। पता चला कि अदानी साहब का जो मेन पार्टनर है, जो सारा पैसा 2 नंबर का लाके लगा रहा है, वो मुसलमान है। तो ये लोग निचले लेवल पे लोगों को भड़काते फिर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। और मैं समझता हूं कि जनता थोड़ी थोड़ी समझ भी रही है कि ये हम लोगों को परगलाया जा रहा है। तो अब सवाल है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को बहुत देखना होगा ध्यान से कि अब सुप्रीम कोर्ट मान के चले कि सेबी की रिपोर्ट कैसी आएगी और सेबी क्या धांधली करेगी। क्योंकि अदानी के बेटे का जो ससुर है वो शायद सेबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, या पता नहीं क्या कोई सर्राफ है, पता नहीं क्या नाम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में है वहां पे। तो वो जो लोग हैं जो खुद सेबी के अंदर बैठे हुए हैं, अब उस सेबी से अब बताइए कि आप किसी कसाई को गाय और बकरी दे दीजिए तो वहां पे पता चलेगा कि कोई वो बच जाएगा, उसकी रखवाली करेगा। तो सेबी में भी तो कसाई बैठ गए हैं, वो क्या रखवाली करेंगे? वो सेबी क्या और भारत के इंटरेस्ट का रखवाली करेंगे? वो तो अदानी के इंटरेस्ट का रखवाली करेंगे जो सेबी में बैठे हुए लोग हैं। तो सेबी की रिपोर्ट पे मुझे हैरानी हो रही है कि सेबी की रिपोर्ट क्या आएगी और उसके बाद हमारे जो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि हाँ, लेकिन ये है कि आज इंडिया जो है उसकी बैठक जब बॉम्बे में हो रही है तो उनके लिए सुरेश साहब की जो खबर है, उस सवाल पे आ रहा हूँ सवाल पे। चलिए जेपी सर, पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूँ। नहीं सर, उसके पहले मैं जो गार्जियन में रिपोर्ट छपी है उसका एक अंश मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाया जाए। देखिए, OCCRP सुरेश की संस्था का नाम है, जिसका हिंदी में होता है संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना। इसके द्वारा प्राप्त किए गए और गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ साझा किए गए दस्तावेज पहली बार मॉरिशस में एक अज्ञात और जटिल तटीय ऑपरेशन का विवरण प्रकट करते हैं, जो कि अडानी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित प्रतीत होता है। कथित तौर पर इसका इस्तेमाल अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों का समर्थन करने के लिए किया गया था। अब तक यह अपतटीय नेटवर्क अभेद्य बना हुआ है। ये रिकॉर्ड गुप्त अपतटीय अभियानों में कथित तौर पर अडानी के बड़े भाई विनोद द्वारा निभाई गई प्रभावशाली भूमिका के पुख्ता सबूत भी प्रदान करते प्रतीत होते हैं। हालांकि अडानी समूह जब पिछली बार हिंडनबर्ग में विनोद का नाम आया था तो उन्होंने कहा था कि साहब ये जो है, ये तो मान लिया था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये कहा था कि जो है ये दैनंदिन मामलों में, मतलब रोजमर्रा के मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं है। दस्तावेजों में विनोद अडानी के 2 करीबी सहयोगियों, एक चांग साहब हैं और एक जो सलमान साहब, समीर भाई, उन्होंने बताया संजीव भाई ने। विनोद अडानी के 2 करीबी सहयोगियों को उन ऑफशोर कंपनियों के एकमात्र लाभार्थियों के रूप में नामित किया गया है दस्तावेजों में, जिनके माध्यम से धन का प्रवाह होता दिखाई दिया। इसके अलावा वित्तीय रिकॉर्ड और साक्षात्कार से पता चलता है कि मॉरिशस
स्थित 2 फंडों से अडानी स्टॉक में निवेश की देखरेख दुबई स्थित एक कंपनी द्वारा की गई, जिससे विनोद अडानी के एक ज्ञात कर्मचारी द्वारा चलाया गया था। मतलब वहां भी विनोद अडानी का ही आदमी बैठा था। आप ही 10 देशों में अपने आदमी बैठा दीजिए और वहां की ब्लैक मनी को, या भारत की जो ब्लैक मनी आपकी जो है पहले टैक्स हेवन में जाके जमा होती थी, उसी को जो है वो रूट करके यहीं की कंपनी हो, जो कि बहुत दिनों से आरोप लगता रहा है। हालांकि पुख्ता रूप से नहीं कहा गया कि यही, मतलब पुख्ता रूप से ये बात कभी सामने नहीं आई। इस संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट और मुरार जी के कैबिनेट में, मुरार जी की पार्टी की सरकार जो है, कैबिनेट जो था वो जनता पार्टी का कैबिनेट था, जिसमें तथाकथित विपक्ष और तथा और जनसंघ भी के, मतलब जो दल थे, स्वतंत्र पार्टी थी, संसोपा थी, कांग्रेस संगठन पार्टी थी, वो शामिल थी। और इंदिरा गांधी का तो खैर एक्सक्लूसिव मंत्रिमंडल था कांग्रेस इंडिकेट का। उसमें कहा जाता था कि सीआईए, जो मतलब कुछ मंत्री हैं जो सीआईए और केजीबी के जासूस हैं। हालांकि कहा जाता था, लेकिन कभी इसके ऊपर न जो है विपक्ष के किसी नेता ने जांच की मांग की, न कभी इस देश के जो आज की डेट में जिस तरह दोनों पक्षों से, सरकार और विपक्ष की तरफ से 400 बुद्धिजीवी, एक्स ब्यूरोक्रेट, आपके जो जज, एक्स जज जो जुट जाते हैं, उस तरह का नहीं था कि इनकी जांच होनी जाएगी। आखिर केजीबी और जो है वो क्या कहते हैं, जो ये आरोप लगा कि सीआईए के एजेंट मंत्रिमंडल में है, तो वो कौन लोग थे। दूसरी बात, अगर इनका जो अब संगठन है, जो आपका जो इन्वेस्टिगेटिव संगठन, अगर उसको पता चल गया है कि इस तरह के दस्तावेज हैं, तो आप ये निश्चित रूप से जानिए और मानिए कि चाहे इजराइल का मोसाद हो, चाहे अमेरिका का सीआईए हो, या जो है रूस का केजीबी हो, या इस तरह के और भी जो बड़े देशों के जो खुफिया संगठन है, सबके बारे में इस दस्तावेज की एबीसीडी होगी। नहीं है तो केवल भारत के राह और जो है वो नहीं है, जो कि लगातार जिस सरकार के साथ रहते हैं उस सरकार को बचाने में ही मुख्य भूमिका निभाते थे। उसी में उनका सुबह से शाम बीतता है। और ये दस्तावेज अगर जिसके पास भी होगा, वो जब चाहेगा हमारी सरकार को ब्लैकमेल करके, कान उमेट के अपने पक्ष में फैसला करवाता रहे। यही कारण है, अब एकदम स्पष्ट रूप से है कि यही कारण है कि आप फूफा करने के अलावा कभी भी ठोस कदम जो है आप नहीं उठा पाते। किसी भी जो है विदेशी सरकार के खिलाफ आप ठोस कदम नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जन्म कुंडली धर रखी है, और ये है कि कहीं न कहीं से ये रिलीज हो जाएगी, सामने आ जाएगी, तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो। जी। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं, छोटी छोटी टिप्पणी। बोफोर्स घोटाला, महज 65 करोड़ रुपए। उसके बाद हर्षद मेहता घोटाला, उसमें भी कुछ ही करोड़ रुपए होंगे। 2G 2G अनुमान के आधार पर था मामला पूरा। सरकार चली गई मनमोहन सिंह की, और राजीव गांधी की भी सरकार गई बोफोर्स के मामले में। इतने बड़े बड़े घपले घोटाले हो रहे हैं, अरबों खरबों करोड़ रुपए के, डॉलर के। इंडिया की बैठक चल रही है। राहुल गांधी तमाम अपने व्याख्यानों में बोलते हैं कि वो मोनोपोली कैपिटलिज्म के खिलाफ है। लेकिन ये जो मसला चल रहा है, क्या ये चुनावी एजेंडा बनेगा इंडिया की ओर से? क्या विपक्षी दल अडानी के ऊपर शिकंजा कसने के लिए घोषणा पत्र लाएगा, या कुछ और खेल हो जाएगा? छोटी छोटी टिप्पणी पहले संजीव जी। जी, छोटी देखिए भी सर, 5 मैं मिनट से कम एक नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि भारत जैसे देश में एक बड़ी दिलचस्प विरोधाभास है। 10,000 रुपया के घूस लेते हुए कोई बंदा पकड़ा जाता है, 5 साल सजा है। कोई 5,000 रुपया का कोई बैंक में कोई घोटाला हो गया, कोई लोन नहीं दिया, या कोई मैनेजर ने गलत तरीके से लोन दे दिया, कोई 50 रुपए का कोई बैंक में कोई एम्प्लॉय कोई कागजों में गड़बड़ कर दिया, उसके 4-4 साल की सजा है और उसको ऑलरेडी डिसमिस कर दिया जाता है। भारत एक ऐसा नायाब देश है, पूरी दुनिया के कंट्रियों के अगर आप लॉ को देखेंगे तो बड़े फाइनेंशियल क्राइम में यहाँ पे क्रिमिनल्स को कोई सजा नहीं होती है, और होगी भी तो 2 साल 3 साल, इतना लेंदी चलेगा कि 10-10 साल एक ऐड कर दे रहा हूँ। बगल में पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री जेल में ठूस दिए गए। हाँ, वो तो खाना के मामले तो बेचने में सिर्फ जेल चले गए।
जी और आप रिको एक्ट जो अमेरिका में बहुत सख्त एक्ट है, इनसाइड ट्रेडिंग पे भी ऐसे ऐसे एक्ट बना रखे हैं, 20-20 साल की सजा है। भारत जैसे देश में 70 साल में इस इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑनेस्ट नहीं रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। आप एक बात बताइए कि अरुण जेटली ने जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जब उस समय जब एक्ट पास हुआ था, तो ये क्यों कहा था कि डिस्क्लोज नहीं करेंगे? और इसमें देखिए आज भी आप ईमानदारी से इंक्वायरी कीजिएगा तो चांग साहब, लांग साहब, वो आसिफ साहब जो भी है, उसने 50 रुपया भाजपा को भी दिया होगा और 2 रुपया कांग्रेस को भी दे दिया होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। ये जितने भी चोर हैं, उचक्के हैं, जितने भी बैंक लुटेरे हैं, जितने भी 2 नंबर के पैसे उधर लेके जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, पैराडाइज पेपर और पनामा पेपर में भी सेम ही मसला था कि ऑफशोर कंपनियां बनाई गई, ऑफशोर कंपनियों के थ्रू रूट होके भाजपा भारत में पैसा आया। उसमें 1-2 कांग्रेसी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, राज्यसभा के एक सांसद थे भाजपा को भी इन्वॉल्व थे, कांग्रेस के जो एसटी की जो मालिकिन है उनका भी ऑफशोर कंपनी था, वो कांग्रेस से संबंधित रही है। ये हमाम में सारे रंगे हैं, सब लुटेरे हैं। और देखिएगा कि ऐसे मामलों में सारी एजेंसियां सुस्त पड़ जाती है। पैराडाइज और पनामा पेपर में तो नवाज शरीफ की वहां नौकरी चली गई, नवाज शरीफ जेल भी आ गए, नवाज शरीफ लंदन भागे हुए हैं। भारत में पनामा पैराडाइज पेपर में जिन लोगों के चोरों के नाम आए, उनके साथ क्या कार्रवाई हुई थी एजेंसियों ने, ईडी ने क्या कार्रवाई करी, सीबीआई ने क्या कार्रवाई करी। भारत के अंदर देखिए, जो इतनी भी बात ईमानदारी की कोई करे, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सब हमाम में सब नंगे हैं। और जैसे ही ऐसे ऐसे गांधी का नोट दिखता है तो सब नाचते हैं और एकदम उल्टा नाचने लगेंगे। और इस मामले में थोड़ा सा कामरेड ऑनेस्ट है, वो कम नाचते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी बेचारे नाच लेते हैं। लेकिन ये भाजपा और कांग्रेसी तो इतना तेज नाचते हैं। ओरिजिनल पार्टियों का और बुरा हाल है, वो तो इसके बिना नाचते ही नहीं है, उठते ही नहीं है अगर ये मिल जाए तो आप क्या समझते हो कि अपराधियों को और खास करके जो आर्थिक अपराधी है उनको कोई सजा हो जाएगी? जब तक आमूलचाल लॉ में दुनिया के तमाम देशों को इनको देखना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑफेंसेज में जो हजारों करोड़ की लूट में क्या क्या सजा होती है। ट्रंप पे भी अभी वही एक्ट लगाया गया वहां पे, जिसमें वो जेल में जाके जमानत लेके निकले हैं, रिको एक्ट। वो बेसिकली इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक क्राइम के लिए वो एक्ट बनाया गया था। और उसमें इनसाइड ट्रेडिंग के लिए भी एक्ट है जिसमें 10-10 साल, 15-15 साल की सजा है। भारत जैसे देश में क्या है, इनसाइड ट्रेडिंग सारे करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, और उसमें उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है। तो भारत जैसे देश में तो पॉलिटिकल ऑनेस्टी है ही नहीं, मेरा ये मानना है। कांग्रेसी आज बहुत बोल रहे हैं अदानी अंबानी को लेकर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं, हो सकता है 2024 में सत्ता में आ जाएंगे, और 24 में सत्ता में आने के बाद ये कितना आमूलचूल परिवर्तन करेंगे ये देखेंगे। मैं तो सोचूं या यही देखेंगे कि अदानी को कितने दिनों में जेल भेजते हैं, अदानी के खिलाफ कितनी इंक्वायरियां कर लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी, मेरा ये मानना है। जेपी सर, सुब्रतो रॉय सहारा के चीफ, वो जेल में रहे, लंबे समय जेल में रहे, क्या लगता है ये एजेंडा बन पाएगा? कोई एजेंडा नहीं सर। अब आप ये समझिए कि जो चांग साहब हैं, चांग साहब, ये जो आपकी रिपोर्ट आज आई है, वो रिपोर्ट वर्तमान की रिपोर्ट नहीं है, 2018 तक के दस्तावेजों की रिपोर्ट है। 2018 से 2023 चल रहा है। इस 5 साल में उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा, पैसे का जो है रकम का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होगा, ये सब सोच का विषय है जी। जो 2017 तक चांग ने अपने यहाँ जितना भी पूंजी थी उसका 100% निवेश जो है वो क्या कहते हैं अडानी में किया था। और जो गार्जियन की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि $430 मिलियन ये मार्च 2017 तक निवेश चांग साहब 100% कर चुके थे अडानी की कंपनियों में। $430 मिलियन का मतलब हुआ $4300 लाख। तो लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, मतलब $4 करोड़। और डॉलर इस समय 83-84 रुपए का। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने अरब खरब रुपया जो है चांग साहब ने अडानी की कंपनी में जो है केवल चांग साहब ने इन्वेस्ट किया है। ये तो मामला सिर्फ है ना कि देखिए, फिर वही बात है कि अगर आप मुजरिम है और मुंसिफ भी आपके साथ है तो आपका कोई दोषी नहीं कभी प्रमाणित हो सकता आपके बता, क्योंकि वही आप हैं और वही फैसला देने वाला भी वही है। इसमें हमेशा वो तीसरी पार्टी के रूप में पब्लिक जो है वो क्या कहते हैं ठगी जाएगी आपको। अगर जो है वो जुआ खिलाने वाला, जुआ खेलने वाला दोनों लोग आपस में मिले और जिसको लूट रहे हैं, तो प्रभावित वही होता है ना जो लूटा गया।
तो ये तो पब्लिक लूटी जा रही है ना। बाकी तो किसी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या फर्क है क्या नहीं। और खाद इतनी मोटी है कि आज ये रिपोर्ट छपी है, कल 10 दिन 15 दिन 1 महीना इसमें बहस होगी, होगा अरे सब कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्लीन चिट देने के लिए बैठी हुई है कि वो कहेगी कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। हमें नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिटेशन को क्यों नहीं जो है समझती कि हम विदेशी इन्वेस्टमेंट का जो घोटाला है उस घोटाले को हमारे द्वारा स्थापित कमेटी तब तक जांच नहीं कर सकती जब तक सरकार जो है उसमें सहयोग न करे। आप लोग सरकार की जो है एजेंसियां उसमें सहयोग न करें, या कोई ऐसा एजेंसी ऐसी गठित हो जो सरकार और जो है क्या कहते हैं उनसे इतर होकर के कुछ करे। तो ये सब बड़ा टेढ़ा मामला है। आप बता रहे हैं हम हमेशा लूटने के लिए ही अभिशप्त रहेंगे। आप जी जी चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ देखिए जो चांग साहब, जो बार बार जो नाम आ रहा है, चांग साहब और नासिर अली, जो दोनों हैं, ये सऊदी अरब, यूएई और चाइना के पैसे थोड़ी लेके गए हैं वहां मॉरिशस। ये हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड और ये जो एयरपोर्ट की जो लूट हो रही है, और ये जो 2 नंबर जो आम जनता से जो अदानी साहब लूट रहे हैं, 4 रुपए की बिजली 8 रुपए में बेचे जा रहे हैं। गुजरात में 4,000 करोड़ रुपए एक्सेस पेमेंट ले गए गुजरातियों से, वहां की जनता से। वही माल ना घूम के रोटेट होके वहां मॉरिशस गया और मॉरिशस से वापस बॉम्बे आ गया। तो ये चांग साहब और जो अली साहब हैं, ये अली साहब जो है ये कोई अपने देश के और अपनी मेहनत की कमाई नहीं लेके गए हैं। ये भी थोड़ा स्पष्ट करने वाली बात है। ये देश के जो गरीब जनता, आदिवासियों क्या और जो तमाम जो संसाधन है, मिनरल्स हैं छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, बंगाल के पोर्ट्स हैं, उड़ीसा के पोर्ट्स हैं, जो संसाधन जो औने पौने दामों में लूटा गया है, वही पैसा लूट करके 2 नंबर की कमाई वहां भेज दिया और ये वापस आ गया घूम के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जनता को समझना चाहिए कि उनको किस तरीके से लूटा जा रहा है। और 8 अरब डॉलर के जिनके पास संपत्ति थी 2017-18 में, आज वो 220 अरब डॉलर के मालिक कैसे बन गए? कितना, मतलब कि इतना कौन सी जादू की छड़ी थी कि 220 अरब डॉलर में पहुंच गए? और चांग साहब और अली साहब जो दो थे, यहाँ यहाँ तो हम लोग लाल लाल आंख दिखा रहे हैं, मुसलमान का कतरा दिखाते हैं, उधर चाइना का कतरा दिखाते हैं, उधर चांग साहब और अली साहब दिखा रहे हैं। चांगाली 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 दोनों को मर्ज कर दीजिए। हाँ, चांग अली का को सहयोग है अडानी साहब को। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जेपी सिंह जो बोल रहे हैं कि 10 दिन बाद भूल जाएंगे, भूलने वाली स्थिति आ नहीं रही है। ये 2024 तक मामला चलेगा। अब देखिए, वो तो अलग बात है कि मोदी जी जीत के आ जाएं, तो उन्होंने कहा ही है कि हम आ रहे हैं, डंका चोट के आ रहे हैं, ठोक के आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला चलेगा नहीं। जेपी सर, देखिए सर, हम एक गार्जियन की रिपोर्ट का एक हिस्सा और पढ़ के सुनाना चाहते हैं। ये जो चांग और अहली साहब की कंपनियां हैं, ऑफशोर कंपनियां, ये सब 2010 के आसपास स्थापित की गई थी, जब अडानी परिवार के 2 सहयोगी चांग चुंग लिंग और नासिर अली साहबान अहली ने मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और यूएई में विदेशी सेल कंपनियां स्थापित करना शुरू किया था। ये वित्तीय रिकॉर्ड जो रिपोर्ट में जिनका हवाला दिया गया प्रदर्शित करते हैं कि चांग और अहली, जो अडानी से जुड़ी कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं, द्वारा स्थापित 4 विदेशी कंपनियों ने बरमूडा स्थित ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड GOF में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट फंड के तौर पर भेजे और फिर इन्हीं पैसों को 2013 से ही भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया गया था। मतलब भारतीय निवेश बाजार जो है आपका जो निवेश फंड वो मार्केट है, वो भी आप समझिए कि पूरा ब्लैक मनी के मार्केटियर के जो है पैसे से चल रहा है। इसीलिए जब चाहते हैं तब इसको क्रैश करा देते हैं, जब चाहते हैं तब ऊपर चढ़ता है। ये जो है जांच अडानी की नहीं, ये आपके शेयर मार्केट की भी होनी चाहिए। जी हाँ संजीव, 2010 से 2014 का कार्यकाल में भी अडानी साहब 2 नंबर के धंधे कर रहे थे। कार्यकाल था उस समय मनमोहन सिंह का। तो ये भी जांच होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कौन ऐसा आदमी था जो अडानी को लगातार प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये जो 4 सालों में जो 2 नंबर के धंधे हुए हैं, हालांकि DRI ने चिट्ठी लिखी, इसमें कोई शक नहीं है 2014 के, लेकिन तब तक अडानी साहब
तो ये लग रहा था कि भारतीय जनता पावर में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो 4 सालों तक अदानी को किसने प्रोटेक्ट किया, ये भी एक जांच का विषय है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप नहीं दोनों का। नहीं, हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डीआरआई ने इंगित किया था कि मामला गड़बड़ है, और 2014 के पहले सेबी ने भी एक पत्र जारी करके जो है वो क्या कहते हैं उसमें उसका भी हवाला इसमें दिया गया है, गार्जियन की रिपोर्ट में किया था। लेकिन जैसे 2004 में साहब की सरकार बनी, सारे 2014 लोगों में। की बोली भाषा जो है 2014 में, फिर उसके बाद सबकी बोली भाषा सेबी उबी सबकी बदल गई। जी, ये है इसको भी मामला। जो है, हाँ, इसको भी जो है आपको, ठीक है उन्होंने प्रतीकात्मक ही कहा हो उस कार्यकाल में। दूसरी बात ये कि आर्थिक उदारीकरण का, जो आर्थिक उदारीकरण और चमक दमक को सपोर्ट करते हैं, का ये सबक है कि उस चमक दमक के जो है कारपेट के नीचे इतना गलीज छिपा हुआ है कि उस गलीज को आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि चमक दमक जो है ये बिल्कुल बेमानी है। चलिए, जब बोफोर्स घोटाला आया था सामने, 65 करोड़ रुपए, देश में बवाल मचा था। पूरा विपक्ष, बीपी सिंह और देवीलाल जन मोर्चा बना था और सरकार बदल गई थी। हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, उस पर कोई हलचल नहीं है। अब देखते हैं विपक्षी दल इस पर क्या करते हैं, क्या एजेंडा में लाते हैं। जी, देखिए उस समय जो है हैसियत आपकी 65 करोड़ की ही थी, अब आपकी लाखों हजारों लाखों करोड़ की हो गई। नहीं, वहां ओपोजिशन में ठाकुर साहब भी थे ना, वो मूवमेंट में ठाकुर साहब भी थे। नहीं, ठाकुर साहब ने तो जो किया उसका परिणाम भी आपने देखा कि जो है सो जो है सर्वशक्तिमान सरकार गिर गई और जो चली गई और सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी। और ठाकुर साहब ने इतना तो किया था कि जो है इंदर मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि काफी पॉलिटिकली वो थे, उन्होंने किताब तक लिख डाली थी कि ठाकुर साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में पीएमओ में एक भी कारपोरेट टैक्सी लेके नहीं दिख रहा था। ठाकुर साहब ने आज के दौर के सबसे बड़े जो अमीर बन गए हैं, अंबानी साहब, धीरू भाई अंबानी तब थे इनके पिताजी, उनको वहां घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनको शॉक इतना लगा था कि उनको जो फालिज का अटैक पड़ गया था, है ना। अब आज की डेट में तो वो मामला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल तो अब, एक ही साथ फ्लाइट में उड़ते हैं लोग, हाँ, फ्लाइट में उड़ते हैं और आजकल तो जहां जहां एक साहब ही जाते साथ हैं वहां फ्लाइट में अडानी को उठते हैं। ठेका जी मिल जाता है। जी जी है जी ना? जी जी। हाँ। संजीव जी। अरे ठाकुर साहब तो आज भी हैं, ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी कुछ दिखाएं बीपी सिंह की तरह जान। हाँ? जो बात बीपी सिंह में थी वो ठाकुर राजनाथ सिंह में नहीं है। बीपी सिंह एक बहुत बड़े जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, जो तथाकथित अपने रियासत के राजा थे, लेकिन प्रीवी पर्स नहीं मिलता था उनको, इसलिए मैं मानता हूं कि वो जमींदार थे। वो पैदाइशी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, और ठाकुर राजनाथ सिंह पैदाइशी फटीचर घर में पैदा हुए। जी, तो ये जो पैदाइशी वाला मामला है ना, इसका भी बहुत अंतर पड़ता है। जो सैचुरेटेड है उसको पैसे की जरूरत नहीं है। बीपी सिंह ने तो अपनी बहुत सी जमीन दान में दे दी थी विनोबा भावे को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को जमीन बचाने के लिए एफआईआर वो करना पड़ा था, मुकदमा करना पड़ा था कि बीपी सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हालांकि वो बीवी को कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इस मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण अपनी जमीनों को ये विनोबा भावे के सर्वोदय में दान कर। बीपी सिंह तो वो शख्सियत थे, जब इंदिरा गांधी को चरण सिंह ने गिरफ्तार करवाया था तो गिरफ्तारी पूरे देश भर में कांग्रेसियों ने दी थी। इलाहाबाद जेल में उनसे पहले राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जो है गिरफ्तारी देके जेल में चली गई थी, नैनी जेल में। और वो जो है वो वीआईपी उसमें रहती थी, क्योंकि वो भाई मंत्री रह चुकी थी, एमएलए वो थी। बीपी सिंह जब जेल में गए तो उन्होंने जेल में जाने के बाद कहा कि मैं किसी वीआईपी में नहीं रहूंगा, जहां हमारे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता है, चाहे जितने भी मुझे तकलीफ हो, मैं उनके साथ रहूंगा। नतीजा ये था कि जो वीआईपी में कांग्रेसी जाके पहले से थे वो सब भी जो है जनरल में आ गए। आप बता रहे, बीपी सिंह तो संत आदमी थे, जो उतने धर उसमें पैसे के आकंठ उसमें रह करके कभी हैंड टू माउथ नहीं थे। बीपी सिंह जो एक जो है वो क्या कहते हैं निरपेक्ष रूप से रहते थे, जिनको उस पैसे का वो जरा सा भी जो है मतलब छूता नहीं था आपसे। तो बीपी सिंह और ठाकुर साहब, इवन जेपी सिंह में बहुत अंतर है। जेपी सिंह भी अगर जो है बीपी सिंह की तरह जेल में होते तो राजेंद्र वाजपेयी की तरह जो है स्पेशल क्लास में रहने का प्रयास करते। जो बात साफ है मैं सफा बता रहा हूँ।
चलिए शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शानदार डिबेट, अर्थ के थ्रू राजनीति, राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो घालमेल चल रहा है, इसमें था ये अम्बेडकरनामा विशेष घोटाला पर घोटाला। सरकार चली गई 65 करोड़ में, और अभी देखिए फल फूल रहे हैं। साहब जहां जा रहे हैं वहीं बिजनेस मिल रहा है अडानी ग्रुप को। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।